हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लोगों की रेशो की 12वीं क्लास है और हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर हैं। तो विकास चौधरी, मनीष कश्यप, आकाश, पुष्पेंद्र, ब्रजेश तिवारी, तुषार सिंह, सालू, कोमल, निषाद, मुकेश कनौजिया, शिवम मिश्रा, जोगिंदर, अनुत्या, प्रवीण, अतुल विश्वकर्मा, अंकिता द्विवेदी, मोहम्मद साबिर, दिव्यांशी, गौरव पटेल, नंदू, महेश कुमार दुबे, रिंकी वर्मा, अनिल राजपूत, धीर सिंह, रोहित पटेल, कल्याण सिंह, मनोज प्रजापति, माही चौहान, संतोष कुशवाहा, सचिन, अनिकेत, विशाल, पवन, लोकेश, विष्णु, संदीप, वंदना, रिंकू, टिंकू, नवीन। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो रेशो चल रहा है और रेशो में हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही कहना मेरा रोज होता है कि आप लोग प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहिएगा, पीछे के लिए बर्डन मत छोड़िएगा, है ना। जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप विनायक 1.0 बैच से पढ़ चुके हैं तो फिर आप लोगों के लिए डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लगाने बेहद जरूरी हैं, वो मिक्स क्वेश्चन लगाने बेहद जरूरी हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई आप मैथ्स में एक मतलब महारथी बन पाएंगे और मैथ्स में आप लोग पार पा पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को दोस्त, जय हिंद। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, यानी टोटल सिक्के कितने दिए हुए हैं? टोटल सिक्के उसके पास 50 हैं और कुल राशि 6 रुपए है। टोटल राशि कितनी दी हुई है? 6 रुपए दी हुई है। तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या है? उसके पास 20 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या क्या है मेरे भाई? तो आपने कहा जी 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, यानी टोटल मिला के सिक्के 50 हैं। और अगर मैं राशि की बात करूं कि इन सिक्कों से मिलाकर कितनी राशि बन रही है, तो आप कहेंगे 6 राशि बन रही है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहाँ ए सिक्के ये हैं और बी सिक्के ये हैं, तो क्या दोनों तरीके के सिक्कों को मिलाकर 50 बैठ रहा है? तो आपने कहा जी हाँ, दोनों सिक्कों को मिलाकर 50 बैठ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर एक सिक्के की वैल्यू 10 पैसे है तो ए सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ए हो जाएगी। अगर एक सिक्के की वैल्यू 20 पैसे है तो बी सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 बी हो जाएगी। और यहाँ 6 रुपए दिया हुआ है, टोटल दोनों को मिला के क्या 600 पैसे दिया हुआ है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, बराबर कर लीजिए एक वेरिएबल को। ए में 10 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 10 की गुणा कर देंगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये चीज आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अब आप घटा दीजिए, जब आप घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। और 600 में से 500 जाएगा तो 100 बचेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये वाले सिक्के कितने हैं, 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। अब टोटल कितने हैं? 50 हैं, तो वो 10 हो चुके हैं, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप कह देंगे 20 पैसे के सिक्के 10 हो जाएंगे। अच्छा, बाई ऑप्शन भी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। कैसे किया जा सकता था? मान लीजिए चौथे ऑप्शन पे दिया होता, पहला ऑप्शन आप लोगों को 30 दिया होता, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को 20 दिया होता, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को 40 दिया होता और चौथा ऑप्शन आप लोगों को 10 दिया होता। आप लोगों को संख्या निकालनी है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो आपने कहा जी 20 पैसे के सिक्के 30 है। अगर एक सिक्के की वैल्यू 20 पैसे है तो 30 सिक्के की वैल्यू 6 से पैसे हो जाएगी, यानी 6 रुपए हो जाएगा।
₹6 तो ये दे रखे हैं, क्या 10 पैसे का एक भी सिक्का नहीं है? तो ये गलत जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि 20 पैसे के सिक्के 20 हैं, तो 20 20 400 यानी ₹4, तो ये हो जाएंगे। अब टोटल सिक्के थे 50, ये 20 हो चुके हैं, तो ये 30 हो जाएंगे। और अगर 10 पैसे के सिक्के 30 होते हैं तो 300 पैसे यानी ₹3 ये हो जाएंगे। तो टोटल ₹7 बैठ रहे हैं, जबकि दे रखे हैं टोटल ₹6। तो इससे भी आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर नहीं आएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। मैं दोबारा से इस मेथड को एक बार बता देता हूं मेरे प्यारे भाई। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास दो तरीके के सिक्के हैं, एक 10 पैसे के सिक्के हैं, एक 20 पैसे के सिक्के हैं। उसने कहा है टोटल सिक्कों की संख्या 50 दी हुई है, और मेरे भाई टोटल वैल्यू जो दी गई है उन सिक्कों को मिला के ₹6 बनते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 10 पैसे के सिक्कों को ए मान लिया और मैंने 20 पैसे के सिक्कों को बी मान लिया। यदि मैं टोटल सिक्कों की संख्या देखूं तो टोटल सिक्कों की संख्या ए प्लस बी आ जाएगी, और उसने टोटल सिक्कों की संख्या 50 दी है। अगर मैं रुपए में बात करूं तो एक सिक्के की वैल्यू 10 पैसे है, तो ए सिक्के की वैल्यू 10 ए हो जाएगी। एक सिक्के की वैल्यू 20 है, तो बी सिक्के की वैल्यू 20 भी हो जाएगी, और टोटल मिला के मेरे पास 600 पैसे हैं। ₹6 का मतलब 600 पैसे हैं। दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को बराबर करना होगा, तो इस इक्वेशन में 10 की गुणा कर दी, 10 ए आ गया, 10 भी आ गया, 10 की गुणा करी 500 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त ये कट जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा, 600 में से 500 जाएगा 100 बचेगा। यानी बी की वैल्यू 10 आ चुकी है, और अगर बी की वैल्यू 10 आ चुकी है तो ए की वैल्यू 40 आ जाएगी। बस उसने 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? आपका जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 10 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 146। बेटा ₹6 में 600 पैसे होते हैं। जब हम सब कुछ पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उन रुपयों को भी हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से कि दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। लिख लीजिए, ये गैर सोने के सिक्के हैं और ये सोने का सिक्का है। अगर गैर सोने के सिक्के 4 होते हैं तो सोने का सिक्का 1 होता है। आगे बढ़िएगा। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, यानी सोने के सिक्कों को 20 और जोड़ दिया, सोने के सिक्कों को 20 और जोड़ दिया, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2-3 हो जाएगा। सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोनों की सिक्कों की संख्या का अनुपात 2-3 हो जाएगा। अब उसने कहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी, वो अब पूछ रहा है। अच्छा, इसमें क्या जोड़ने से ये रेशो बदला है? अगर मैं कहूं पहले रेशो दोनों में 4-1 था, अब ये रेशो हुआ है 3-2, तो क्या जोड़ने से बदला है? तो आप कहोगे 20 सोने के सिक्के जोड़ने से बदला है। क्या आपने गैर सोने के सिक्कों में कोई छेड़खानी की? आपने कहा इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जब इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो मेरे भाई ये वैल्यू बदल कैसे गई? हमें इन वैल्यूज को सेम करना होगा। यहां मैंने 3 की गुणा कर दी, यहां मैंने 4 की गुणा कर दी। क्या ये वैल्यूज बराबर हो गई? अगर 3 की गुणा यहां करी है तो 3 की गुणा यहां कर दो, 4 की गुणा यहां करी है तो 4 की गुणा यहां कर दो। पहले पहले सोने के सिक्के जो थे वो 3 थे, अब 8 हो चुके हैं। कितने बढ़े? आपने कहा 5 बढ़े। उसने बढ़ाए कितने हैं? 20 बढ़ाए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी। पहले कितनी थी? 4 तिया 12 ये थे, 3 एकम 3 ये थे, 12 और 3 15, 1 बराबर 4 है तो 15 बराबर ये पहले सोने की सिक्कों की संख्या आ जाएगी, पहले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और मेरे भाई अगर 20 सोने के सिक्के इसमें जोड़ दूंगा तो ये मेरे भाई अब वाली सिक्कों की संख्या आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं पता है कि आप 100 कैसे बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 80 हो जाएगा। अगर पहले सिक्कों की संख्या पूछी जाती तो 60 होता, क्योंकि अब 20 सिक्के बढ़ चुके हैं, अब जो होगा वो 80 हो जाएगा मेरे भाई। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, गैर सोने के सिक्के अगर 4 होते हैं तो सोने का सिक्का मेरे भाई 1 होता है। अगर इसमें 20 सोने के सिक्के मिला दिए जाएं तो रेशो 3:2 हो जाता है। सोने के सिक्के को मिलाने की वजह से रेशो बदल रहा है, तो गैर सोने के सिक्के जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। तो मेरे भाई ने बराबर कर दीजिए, यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 4 की गुणा, तो 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी। आपने देखा कि यहां सोने के सिक्के 3 थे, यहां सोने के सिक्के 8 हो गए, तो कितने मिलाए? आपने कहा जी 5 मिलाए। उसने कहा है सोने के सिक्के 20 मिलाए जाते हैं। अगर 5 बराबर 20 है तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। पहले सोने की सिक्के की पहले सिक्कों की संख्या पूछे तो 12 ये हैं, 3 ये हैं, 15 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 4 है तो 15 बराबर 60, ये पहले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। फिर इसमें 20 ऐड कर दिए तो ये अब के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। बेटा ये रेशो से ही किया है, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं इसे 0 मान के। ठीक है दोस्त, चलिए। ये सीजीएल प्री में आप लोगों से 2024 में मेरे भाई सिक्कों की संख्या का क्वेश्चन पूछा है, और ये सिक्कों की संख्या का लास्ट क्वेश्चन होगा। सर 20 को ऐड ना करें तो 60 ही सही होगा ना? बेटा 60 सही तब होगा जब वो शुरुआत में सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी। अगर वो बाद में पूछ रहा है तो हमें 20 जोड़ना ही होगा। इस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है अमन के पास निश्चित संख्या में 20 और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। मुझे नहीं पता कितने नोट हैं, 20 रुपए के कुछ नोट हैं और 10 रुपए के मेरे भाई कुछ नोट हैं। 20 रुपए के कुछ नोट हैं और 10 रुपए के कुछ नोट दिए हुए हैं, जिनकी राशि जो दी हुई है वो 390 है। यानी इन नोटों को मिलाकर टोटल कितने रुपए बैठ रहे हैं? तो आप कहेंगे इन नोटों को मिलाकर टोटल 390 रुपए बैठ रहे हैं। आगे बढ़िए। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं परस्पर बदल दी जाएं तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाएगी। नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाएगी। तो 20 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछना चाह रहा है। सर वो बाद का रेशो दिया है तो 20 क्यों ऐड किए? बेटा वो बाद का रेशो नहीं दिया हुआ था, आप बाद के रेशो की वैल्यू निकाल लो। ये 12 हो चुकी है, ये 8 हो चुकी है, 12 और 8 20 की वैल्यू निकाल लो। 1 बराबर 4 आया है तो 20 बराबर डायरेक्ट 80 आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें आपको 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 जुड़ के ही तो ये रेशो हुआ है। तो पहले सिक्कों की संख्या अगर 60 थी तो 20 जुड़ने के बाद 80 हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मैंने मान लिया कि ये 20 रुपए के ए सिक्के हैं और ये 10 रुपए के बी सिक्के हैं। मुझे नहीं पता कि कितने कितने सिक्के हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूं 20 रुपए का एक सिक्का है तो ए सिक्के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इतनी हो जाएगी। एक सिक्का 10 रुपए का है तो बी सिक्के कितने रुपए के हो जाएंगे? इतने रुपए के हो जाएंगे। और टोटल मूल्य कितना बैठ रहा है? टोटल मूल्य 390 बैठ रहा है। टोटल मूल्य इसका 390 बैठ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा जी नहीं है कोई दिक्कत। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं परस्पर बदल दी जाएं, यानी कि ये पहले ए था ये बी था तो इसको बी कर दीजिए, ये ए हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर एक सिक्के की वैल्यू 10 है तो ए सिक्के की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर एक सिक्के की वैल्यू 20 है तो एक बी सिक्के की वैल्यू 20 भी हो जाएगी। अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। पहले 390 थी, अब कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? अब 300 रह जाएगी। होगी 90 कम। अब यहां से चीजों को सॉल्व कर लीजिए। यहां से चीजों को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं जब भी इस तरीके से वैल्यू इंटरचेंज हो रही हो, या तो एक वेरिएबल को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, या जब भी 20 यहां था यहां पहुंच गया हो, 10 यहां था यहां पहुंच गया हो, तो एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो।
जब एक बार दोनों को जोड़ोगे तो यहां भी 30 आ जाएगा मेरे भाई, 30 कॉमन ले लीजिए, यहां भी 30 आ जाएगा, 30 कॉमन ले लेंगे, यहां 20 बच जाएगा, और 390 और 300 690 हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो a प्लस बी की वैल्यू 23 आ जाएगी। एक बार दोनों को घटा दो, 20 में से 10 जाएगा, 10 कॉमन ले लो, a बच जाएगा, 10 में से 20 जाएगा तो b बच जाएगा, 10 कॉमन बाहर ले लिया है, और 390 में से 300 जाएगा तो 90 बच जाएगा, 10 से काटोगे तो 9 बार कट जाएगा। कट गया मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि दो संख्याओं को जोड़ के 23 आ रहा है, दो संख्याओं को घटा के 9 आ रहा है। अगर मैं आपसे बड़ी संख्या पूछूं, यानी जिसमें से घटा रहे हैं मैं उसको पूछूं, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 23 और 9 32 का आधा 16। अगर मैं छोटी संख्या की वैल्यू आपसे पूछूं तो 23 में से 9 गए 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले वाले सिक्कों की संख्या 16 रहेगी, यानी ये जो 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 16 रहेगी और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सर उसका अनुपात 2-3 है तो आपने लिखा है 3-2। बेटा 2-3 देखो किसका दिया हुआ है, 2-3 दिया हुआ है सोने का और गैर सोने का। तो सोने के नीचे 2 लिखा जाएगा, गैर सोने के नीचे 3 लिखा जाएगा, वो भी तो लिखना होगा मेरे भाई। अगर उसने दिया होता गैर सोने के सिक्के और सोने के सिक्के का अनुपात दिया होता तो मैं डायरेक्ट लिख रहा होता। अगर उसने पहले सोने का दिया है तो सोने के नीचे सोने की वैल्यू लिखी जाएगी, गैर सोने के नीचे गैर सोने की वैल्यू लिखी जाएगी। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई आप लोगों को? मैं फिर से समझाता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन सिक्के का। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो तरीके के सिक्के हैं, एक 20 रुपए वाले हैं सिक्के और एक 10 रुपए वाले सिक्के हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने मान लिया ये ए सिक्के हैं और ये बी सिक्के हैं। अगर एक सिक्का 20 रुपए का है तो ए सिक्के 20 रुपए के हो जाएंगे, अगर एक सिक्का 10 रुपए का है तो बी सिक्के 10 भी रुपए के हो जाएंगे। टोटल मूल्य कितना बैठ रहा है? इनका टोटल मूल्य 390 दिया हुआ है। अब उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है अगर इन सिक्कों की संख्या को रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए, यानी ए तो यहां पहुंचा दिया जाए और बी को यहां पहुंचा दिया जाए, तो अगर एक सिक्के की वैल्यू 20 है तो बी सिक्के की वैल्यू 20 बी हो जाएगी, एक सिक्के की वैल्यू 10 है तो ए सिक्के की वैल्यू 10 ए हो जाएगी। उसने कहा अब जो मूल्य रहता है वो पहले से 90 कम हो जाता है। तो पहले 390 था, अब कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। जब भी इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज किए गए हों तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? आप एक बार दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। जब दोनों का जोड़ दिया हुआ हो, दोनों को अंतर दिया हुआ हो, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के आधा करेंगे तो ये छोटी वैल्यू आ जाएगी। सर आपका गुलावटी में कौन सा गांव है? गुलावटी थाने में ही पोस्टिंग है। जरूर आइए, जरूर आइए मेरे भाई। देवली गांव है, देवली, गुलावटी से मात्र 2 किलोमीटर दूर है ना। जरूर आइए। मास्टर साहब क्या इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में? ये हार्ड है। ये ये हार्ड। ये बात समझ में आ गई क्या? ऐसा भी क्वेश्चन करवा दीजिए जिसमें सिक्कों की संख्या समान होता है। मिसलेनियस में कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार देख लेना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम लोग जो चलते हैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यानी कि अब वो सारी चीजें करेंगे जो थोड़ी सी मिक्स होंगी, जो क्वेश्चन हमसे छूट गए होंगे, जो क्वेश्चंस हमें मिसलेनियस में करने होंगे, अब हम उन क्वेश्चंस को बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में करने वाले हैं। तो मेरे भाई कमर कस लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, क्या कोई मुझे बताएगा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सेम इफेक्ट पड़ना।
अगर मैं कहूं ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अनुक्रमानुपाती है, तो A1 A2 का जो रेशो होगा वही रेशो B1 B2 का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही ये कहता हूं कि B जो है A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, B जो है वो A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त जो रेशो A1 का जो रेशो A का होगा उसी का उल्टा रेशो B1 का हो जाएगा, B का हो जाएगा। जो रेशो ए का होगा उसी का उल्टा रेशो, इस बार B2 ऊपर पहुंच जाएगा, B1 नीचे पहुंच जाएगा। तो जब व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है तो उल्टा रिलेशन होता है, इसे उल्टा रिलेशन कहा जाता है। और मेरे भाई जब अनुक्रमानुपाती का रिलेशन होता है तो इसे सीधा सीधा रिलेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीधा रिलेशन कहा जाता है। बढ़े, क्वेश्चन ने कहा है ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, यानी इन दोनों में सीधा रिलेशन है। अगर इन दोनों में सीधा रिलेशन है तो जो A1 अपॉन A2 का रेशो होगा वो B1 प्लस 18, B1 प्लस 18 और B2 प्लस 18 के रेशो के बराबर होगा। अगर अनुक्रमानुपाती है तो 1 और 2 का रेशो वही होगा जो 1 और 2 का यहाँ रेशो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इनकम वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, प्लीज दोबारा से समझा दो। चलिए मेरे भाई समझा दूंगा, इसमें ले लूंगा एक दो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। उसने कहा है ये पहला बी दिया है, ये पहला B1 है, ये पहला ए दिया है, ये पहला A1 है। उसने दूसरा ए पूछा है, ये दूसरा A2 है, और उसने दूसरा बी दिया है, ये दूसरा B2 है। अब क्वेश्चन को करते चले जाइए, वैल्यू को पुट करिए मेरे भाई। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 108 दी हुई है। A2 की वैल्यू क्या दी हुई है? हमसे पूछी गई है। B1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 36, 36 और 18 54 होते हैं। और B2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 68, 68 और 18 86 होते हैं। 68 और 18 86 होते हैं। आपने कहा 54 दूनी 108 हो जाएंगे, 86 दूनी 172 हो जाएंगे, यानी A2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं A2 की वैल्यू पूछूं तो मेरे प्यारे भाई जवाब हो जाएगा 172। ठीक है, बताइए डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब देखिए, ध्यान से समझिए। इस बार कैसा रिलेशन दिया है? इस बार जो है वो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन दिया है। कैसा रिलेशन दिया है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन दिया है, यानी कि मेरे भाई उल्टा रिलेशन दिया है। उल्टा रिलेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा रिलेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर M1 M2 का जो रेशो है उसका उल्टा रिलेशन हो जाएगा, यानी N2 N1 का रेशो के बराबर हो जाएगा। उल्टा रिलेशन हो गया। अगर मैं कहूं कि ये पहला M दिया है, ये M1 की वैल्यू है, ये पहला N दिया है, ये N1 की वैल्यू है, ये दूसरा N दिया है, ये N2 की वैल्यू है, ये दूसरा M पूछा है, M2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे भाई M1 कितना है? 20 दिया हुआ है। M2 कितना है? पूछा गया है। N2 कितना है? 50 दिया हुआ है। N1 कितना है? 70 दिया हुआ है। 0 से 0, 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 की गुणा 7 में करेंगे तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन। आइएगा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने कहा है M जो है, नहीं कांस्टेंट मानना ही नहीं है, फालतू अपने आप को उलझाना नहीं है। M जो है वो n² प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन है तो जो M1 M2 का रेशियो होगा उसी का उल्टा रिलेशन हो जाएगा। N2 ऊपर आ जाएगा इस बार, N2 का स्क्वायर प्लस 3, और N1 नीचे आ जाएगा इस बार, N1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। क्या ये हो गया उल्टा रिलेशन? तो आप कहेंगे जी ये हो गया उल्टा रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं पहली वैल्यू जो होगी वो N1 की होगी, दूसरी पहली वैल्यू जो होगी वो M1 की होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो N2 की होगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो M2 की होगी। ठीक है,
अगर m1 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 3 दे रखी है, m2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर n2 का स्क्वायर देखूं तो n2 का स्क्वायर डायरेक्ट 69 दिया है, 69 और 3 72 हो जाएगा। लेकिन खाली यहां n1 की वैल्यू दी है, हमें n1 का स्क्वायर चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं तो 12 छिंग 72 हो जाएंगे। 6m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6m2 की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये दोस्त मेरे गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए मुझे। मैंने बताया, इन दोनों वर्ड का मीनिंग आप लोगों को समझाया। एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है अनुक्रमानुपाती जिसे हम डायरेक्टली रिलेशन कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है मेरे प्यारे दोस्त व्युत्क्रमानुपाती जिसे हम लोग उल्टा रिलेशन कहते हैं, उल्टा रिलेशन कहते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे ए जो है वो बी के अनुक्रमानुपाती है, तो दोनों में सेम रिलेशन होगा। यहां भी a1/a2 है तो इधर भी 1 से ही शुरुआत होगी, b1/b2 लिखा जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता है तो इसका मतलब होता है उल्टा रिलेशन। अगर इधर 1/2 लिखा गया है, a1/a2 लिखा गया है, तो इधर 2/1 लिखा जाएगा, b2/b1 लिखा जाएगा। बस ये रिलेशन होता है मेरे भाई व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है। n2 की वैल्यू 69 दिया है, n2 का स्क्वायर 69 दिया है, n2 का स्क्वायर 69, 69 में 3 जोड़ोगे 72 आएगा। यहां स्क्वायर नहीं दिया हुआ था इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब की बार दोनों को एक ही क्वेश्चन के अंदर मर्ज कर दिया, अब की बार एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को मर्ज कर दिया है। कैसे मर्ज कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कैसे मर्ज कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है x जो है वो y के घन के अनुक्रमानुपाती है। x जो है वो y के घन के, y के घन के, घन मतलब क्यूब के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, बहुत बढ़िया। और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी z का स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे? अगर मैं इधर x1/x2 लेता हूं तो मेरे भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका 1 ऊपर आएगा यानी y1 क्यूब, इसका 2 नीचे आएगा y2 क्यूब। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो z का ऊपर 2 आएगा z2 स्क्वायर, अपॉन z का 1 जो है वो नीचे आएगा z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर नीचे आएगा z1 स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इन दोनों में भी स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगा हुआ है इसलिए इन दोनों में भी क्यूब लगेगा, यहां कुछ नहीं लगा हुआ है इसलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। सीधा रिलेशन का मतलब 1:2 का रेशो इधर है तो 1:2 का रेशो इधर रहेगा। उल्टा रिलेशन का मतलब अगर इधर 1:2 का रेशो है तो इधर 2:1 का रेशो हो जाएगा। ठीक है, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और ये जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई। अब वैल्यू रखिए यहां पे, ये y1 की वैल्यू है, ये z1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब यहां आप वैल्यू रखते चलिए मेरे भाई।
x1 कितना दे रखा है, 1/36। x1 को 1/36 आपने लिखा। x2 की वैल्यू वो पूछ रहा है, x2 की वैल्यू आपने ऐसे ही लिख दी, बहुत बढ़िया। y1 कितना है, y1 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। y2 कितना है, 3 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। z2 कितना है, z2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और z1 कितना है, z1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। आप यहां 9 से काट दीजिए, 36 को 4 बार कट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा 8 में करूंगा, 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा 4 में करूंगा, क्या 800x2 आ जाएगा? और मेरे प्यारे दोस्त 1 की गुणा इधर करोगे तो ये 27 आ जाएगा। तो 800x2 की वैल्यू डायरेक्ट आप लोगों ने निकाल ली, कितनी आ जाएगी? 27 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या समझ नहीं आ रहा ये तो बताओ मुझे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आ रहा, 3 बार बता चुका हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां बता चुका हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां बता चुका हूं। आपके क्या बात समझ में नहीं आ रही है, बस मुझे ये बता दीजिए। अगर ए बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जो A1 A2 का रेशो होगा वही B1 का स्क्वायर अपॉन B2 के स्क्वायर का रेशो होगा। अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती है बी स्क्वायर के, तो जो A1 A2 का रेशो होगा उसका उल्टा, इस बार इधर 1 2 है तो ऊपर 2 1 हो जाएगा, B2 के स्क्वायर के अपॉन B1 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो रेशो उल्टा होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया रेशो समान होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन था। आप एक बात समझिए, x जो है वो y के घन के अनुक्रमानुपाती है। x जो है वो y के घन के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे रिलेशन है। अब अगर हम x1 अपॉन x2 का रेशो निकालते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली लिखा जाएगा। x1 अपॉन x2 का रेशो निकालते हैं तो y1 अपॉन y2 का क्यूब आएगा, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो y1 का क्यूब आएगा, y2 का क्यूब आएगा। ठीक है, अगर ये z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां अगर 1 2 है तो इधर 2 1 आएगा, उल्टा हो जाएगा, z2 का स्क्वायर अपॉन z1 का स्क्वायर हो जाएगा। जो वैल्यू दी हुई है बस वो वैल्यू रखते चले जाओ, आपके सामने क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सर z व्युत्क्रमानुपाती है तो y को कैसे? अबे मूर्ख प्राणी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब सीधा रिलेशन। पहले y को लिखो ना, y1 का क्यूब अपॉन y2 का क्यूब हो जाएगा। y का काम खत्म हो चुका है, अब z पे आओ। z जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 2 ऊपर लिखा जाएगा, z1 नीचे लिखा जाएगा। z का भी काम खत्म हो गया, सबका काम खत्म करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं आगे 2-3 क्वेश्चन आपको किसके कराने वाला हूं? हीरे के टूटने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। सर मल्टीप्लाई क्यों होगा? मल्टीप्लाई बेटा यहां मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, क्या ये आपको नहीं दिया हुआ? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z क्यूब के इनवर्सली, क्या ये ऐसे नहीं दिया हुआ? ये ऐसे दिया हुआ है। अब आप इसे खोलो ना, x1 अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं x1 x2 का, तो यहां भी दोनों आएंगे, y1 का क्यूब आएगा, y2 का क्यूब आएगा। और अगर z उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 इस बार ऊपर आएगा, z2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, z2 का स्क्वायर ऊपर आएगा और z1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा रिलेशन। ठीक है,
Z1 अपॉन Z2 नहीं होगा बेटा, उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब है अगर इसको 1 2 लिखा है तो Z को 2 1 लिखना पड़ेगा, 2 1 लिखना पड़ेगा। तो Z2 को ऊपर लिखना पड़ेगा, Z1 को नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। अब आप बेफालतू का टाइम वेस्ट मेरा भी कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। 5 बार एक ही चीज समझा चुका हूं मेरे भाई। अभिषेक पांडे, यार थोड़ा सा मतलब क्या ही बोलूं। अब आप कहते हो जी गुस्सा मत होइए, अब आप ये बताइए कि मैं करूं क्या इसमें। आप कुछ भी कि साइकिल के पहिए वाला क्वेश्चन नहीं कराया भाई, वो मुझे देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कराना है या कौन सा क्वेश्चन नहीं कराना है। Z1 अपॉन Z2 नहीं होगा सुनील, उल्टा रिलेशन है बेटा। Z1 उल्टा होता है तो Z1 नीचे लिखा जाएगा, Z2 ऊपर लिखा जाएगा। सीधा रिलेशन है तो Z1 ऊपर लिखा जाता, Z2 नीचे लिखा जाता। इतनी बात समझो। अब देखिए हीरे के टूटने वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना मेरे भाई। 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 रुपए है। एक 48 ग्राम का हीरा है और उसकी कीमत जो है वो 2,30,400 रुपए है। ठीक है, यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनके वजन का अनुपात जो है वो 5-7 दिया हुआ है। जिनके वजन का अनुपात जो है वो 5-7 दिया हुआ है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, कीमत जो है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। कीमत जो है यानी प्राइस जो है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब होता है सेम इफेक्ट। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसके स्क्वायर टाइम्स उसकी कीमत बढ़ेगी। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब एक बात मेरी ध्यान से समझिए। 48 ग्राम का एक हीरा है, आपने कहा जी बिल्कुल सही, ये हीरा है। ये हीरा दो हिस्सों में टूट जाता है। किस रेशो में टूटता है? 5-7 के रेशो में टूटता है। यानी इस 48 को दो भाग में बांट लो, 5 और 7 के हिस्से में बांट लो मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से टोटल हिस्सा बटने वाला कितना बैठ रहा है? 12 बैठ रहा है। 5 और 7 12। और मुझे बांटना कितना है? आप कहेंगे 48 बांटना है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 5 पार्ट की वैल्यू यानी ये वाला हिस्सा 20 यूनिट आएगा। एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 7 पार्ट की वैल्यू ये वाला हिस्सा 28 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये जो 48 ग्राम का हीरा था उसमें से एक हिस्सा 20 रुपए में 20 यूनिट में टूट गया और एक हिस्सा 28 यूनिट में टूट गया। आपका एक टुकड़ा 20 यूनिट का था, एक टुकड़ा जो था वो 28 यूनिट का था। दोनों को मिला के 48 ग्राम हो गया। अब उसने ये कहा है कि जो इसका मूल्य है वो इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका वजन 20 है, इसका वर्ग कर दीजिए, वजन का वर्ग करेंगे ये इसका प्राइस आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ये इसका वजन है, इसका वर्ग कर देंगे ये इसका प्राइस आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला वजन था, इसका वर्ग कर देंगे तो 50 से 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0,4 होता है। 2 कम करेंगे 46 का आधा 23 हो जाता है। यानी मूल हीरे की कीमत जो रहेगी वो 2304 रहेगी। इस वाले हिस्से की कीमत 400 हो जाएगी, इस वाले हिस्से की कीमत 784 हो जाएगी। इन दोनों हिस्सों की कीमत 1184 हो जाएगी। तो टूटने के बाद मुझे कितना घाटा हुआ वही आपसे पूछा जा रहा होगा कि हानि बताइए, हानि कितने की होगी। टूटने से पहले हिस्सा 2304 का था, टूटने के बाद हिस्सा 1184 का रह गया। कितने की हानि होगी घटा दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 22, 1120 रुपए की हानि होगी। अब उसने शुरुआत मूल्य वाला मूल्य 2,30,400 दिया है। 2,30,400 तो एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो इतनी हानि की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,12,000 रुपए की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। एक 48 ग्राम का हीरा आपके सामने दिया हुआ है। उस हीरो को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है।
5 और 7 के पार्ट में तोड़ दिया गया है। मेरे हिसाब से दोनों टूटने वाले पार्ट 12 के होने चाहिए, लेकिन तोड़ा कितना हीरा है? 48 का तोड़ा है। तो 12 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी और 7 की वैल्यू 28। यानी ये जो 48 ग्राम का हीरा था ये दो पार्ट में टूट गया, एक 20 ग्राम में, एक 28 ग्राम में। अब उसने कहा है यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन इसका 20 आया है, इसकी कीमत 400 हो जाएगी। उसने बोला है वर्ग के समानुपाती है, इसका वजन 28 आया है तो इसकी कीमत 784 हो जाएगी। टूटने से पहले वजन 48 था, उसकी कीमत 2304 हो जाएगी। अर्ध कीमती मतलब कुछ नहीं है, वो आपको हीरे के बारे में बताया गया है। यानी टूटने से पहले हीरा 2304 का था, टूटने के बाद दोनों हिस्से 1184 के हो गए, तो घाटा कितने का हो गया? इसमें से एक घटा दीजिए, 1120 का घाटा हो गया। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसने कहा है शुरुआत वाली कीमत जो है वो इतनी दी हुई है, तो 1 बराबर 100, तो इतना बराबर किसके हो जाएगा? 1,12,000 के हो जाएगा। ठीक है, चले आराम से इस क्वेश्चन को करना मेरे प्यारे दोस्त, और मुझे आराम से सोच समझ के जवाब देना। क्या होगा? बहुत प्यार से करना है, बहुत प्यार से करना है मेरे भाई। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते थे, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी करना चाहते हैं तो आपने देखा मेरे भाई 48 को तोड़ लेते 5 और 7 में, या फिर आप एक काम करते, हाँ अगर वर्ग नहीं कहता तो सर वर्ग नहीं कहता तो जो कहता उसके हिसाब से करते। मेरे भाई लेंदी कुछ नहीं है, आप इसका मल्टीपल भी देख सकते थे। 1120 का मल्टीपल आंसर 16 से कटने वाला होगा, 16 से भी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। आंसर 7 से भी कटने वाला होगा, 7 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा, 7 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा, 7 से ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी, फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 2304 बेटा इसका वर्ग, इस वजन का वर्ग करोगे तो इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी जितना उसका वजन है उसका वर्ग कर देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। एक बार यह हीरा वजन के 4-3-2 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। ये हीरा जो है वो 4 टुकड़ों में टूट गया। पहला हिस्सा 4 था, दूसरा हिस्सा 3 था, तीसरा हिस्सा 2 था, चौथा हिस्सा 1 था। अच्छा ये बताइए कि अगर टूटने से पहले मैं देखूं तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, क्या टूटने से पहले हीरा 10 यूनिट का होगा? 10 यूनिट को 4 हिस्सों में तोड़ दिया होगा, 4-3-2-1 में तोड़ दिया। ठीक है, जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे की एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले, यानी उसे यहां 63,000 कम मिलते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, हाँ उससे भी करा देता, देखो अगर समझाने वाली बात है तो मैं उससे भी करा दूंगा, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे उससे भी करा दूंगा। उसने कहा है एक बड़ा हिस्सा है, आप 48 को लो ही मत, अगले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो। उसने कहा ये हिस्सा 5-7 में टूट गया है, तो आप इसे 48 ग्राम ना मान के आप इसे 12 ग्राम ही मान लो। 5 हिस्सा ये हो गया, 4-7 हिस्सा ये, दोनों जुड़ के, यानी शुरुआत में ये 12 ग्राम का हीरा था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग 25 आ जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग 49 आ जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए 144 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 25 और 49 कितने हो गए? 9 और 5 14 को 4 क्या 74 रुपए आ गया। यानी टूटने के बाद हीरे की कीमत 74 रुपए है, टूटने से पहले 144 रुपए है, तो मेरे भाई घाटा कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। घाटा कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। अब उसने टूटने से पहले हीरे की कीमत दी हुई है 2,30,400 दी हुई है, तो 144 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई 70 बराबर कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ये भी यही जवाब देगा जो हमने निकाला है। आप इस 48 ग्राम को नहीं भी लेते, लेकिन आपका अगला सवाल होता है ये 48 ग्राम कहाँ गया, 48 ग्राम कहाँ गया? तो 48 ग्राम को मानने की आवश्यकता भी नहीं थी, और अगर आपने 48 ग्राम मान के कर लिया है तो क्वेश्चन का जवाब यही आएगा। नहीं मान के किया है तब भी यही आएगा। रेशो 5-7 था, दोनों को मिला के एक 12 ग्राम का हीरा रहा होगा।
जितना वेट है उसका वर्ग कर दो उसकी कीमत आ जाएगी, जितना वेट है उसका वर्ग कर दो उसकी कीमत, जितना वेट है उसका वर्ग कर दो उसकी कीमत। दोनों कीमत को जोड़ोगे तो दोनों हीरो की कीमत 74 आएगी, जबकि टूटने से पहले कीमत 144 थी, तो घाटा कितने का हो गया, 70 रुपए का घाटा हो गया। अब उसने कहा है टूटने से पहले कीमत ये थी, तो 144 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी, 70 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। सॉल्व कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। ये इसकी सेकंड अप्रोच है, बिना 48 माने। आ जाइए, यहां आइए। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर मैं टूटने से पहले, टूटा किस हिस्सों में है, 4 में, 3 में, 2 में और 1 में। अच्छा, टूटने से पहले 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, क्या 10 यूनिट का हिस्सा रहा होगा? वो 4 पार्ट में ऐसे ही टूटा होगा। जितना वजन होगा उसका वर्ग कर दोगे तो कीमत आ जाएगी। जितना वजन है उसका वर्ग कर दो, जितना वजन है उसका वर्ग कर दो, जितना वजन है उसका वर्ग कर दो, जितना वजन है उसका वर्ग कर दो। यानी टूटने के बाद 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 रुपए का हीरा बेचा गया होगा। टूटने से पहले 100 का था, टूटने के बाद 30 का है, तो 70 रुपए का घाटा हो गया होगा। उसने घाटा कहा है 63,000 रुपए कम मिले हैं। 63,000 रुपए कम मिले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू 900 हो गई होगी। तो हीरे की मूल कीमत कितनी है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90,000। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 90,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे देंगे तो हीरे वाला क्वेश्चन आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे देंगे तो हीरे वाला क्वेश्चन का डाउट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बताइए। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है। देखिए, भार मतलब वेट अपने, और उसके वर्ग के समानुपाती बदलती है, यानी प्राइस जो है उसके वेट के वर्ग के समानुपाती बदलता है, यानी अनुक्रमानुपाती बदलता है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है। ये वाला पत्थर 3 टुकड़ों में टूट रहा है। कौन से हैं 3 टुकड़े, 3 4 5, यानी टूटने से पहले 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट का ये संगमरमर का पत्थर होगा। अगर इसकी कीमत मैं आपसे पूछूं तो टूटने से पहले 144 होगी, टूटने के बाद ये 9 का हो जाएगा, ये 16 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। आपने कहा जी 16 और 9 25 और 25 यहां 50 का हो गया, यानी 144 की कोई चीज थी और 50 की केवल बिकी है, तो मेरे भाई घाटा कितने का हो जाएगा, 94 का घाटा हो जाएगा। 94 का घाटा हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? अब उसने कहा है कि 1800 रुपए का नुकसान होता है, तो मेरे हिसाब से कितने का घाटा हो रहा है, 94 का घाटा हो रहा है। और यहां कितने का घाटा दिया हुआ है, 1800 का नुकसान दिया हुआ है। तो वास्तविक संगमरमर का मूल्य क्या है, तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू 1800 बटे 94 हो जाएगा। और मेरे भाई वास्तविक संगमरमर की वैल्यू पूछी है, यानी वो 144 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर कट रहा है तो काट लेना, और अगर नहीं कट रहा है तो कुछ इसमें वैल्यू उल्टी सीधी दी गई है। क्वेश्चन को करने का तरीका, संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के बराबर बदलता है। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है। कौन से 3 टुकड़े हैं, 3 4 5, जिसमें भार का अनुपात क्रम से 3 4 5 है मेरे भाई। यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में टूट जाता है तो 1800 रुपए का नुकसान होता है। बताइए। तो वास्तविक संगमरमर का, हाँ, वास्तविक संगमरमर का मूल्य क्या क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसकी कुछ ऑप्शन जो है वो शायद गलत आ रहे हैं। ये पीछे में भी दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन में, शायद इसके ऑप्शन गलत आ रहे हैं, है ना। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है, जिसमें भार का अनुपात क्रम से 3 4 5 दिया हुआ है। यदि संगमरमर, अच्छा, भारानुसार
तीन बराबर भागों में टूट जाता। अच्छा बेटा यहां से थोड़ा सा एक बार यहां से समझ के चलो, इसने थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत दे दी है। पहले एक संगमरमर का पत्थर था, वो तीन भागों में टूटता है, वो तीन भागों में टूटता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले एक संगमरमर का पत्थर था, वो तीन भागों में टूटता है, और वो तीन भागों में टूटता है जिसमें भार का अनुपात 3, 4, 5, यानी वो संगमरमर का पत्थर 12 यूनिट का होगा। 5 और 4 9 और 3 12। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि संगमरमर भारानुसार तीन बराबर भागों में टूट जाता, यानी ये 12 यूनिट का संगमरमर जो है ये तीन बराबर भागों में टूट जाता। तीन बराबर भागों में यानी 4 ये 4 ये 4 ये, तीन बराबर भागों में टूट जाता, तो मेरे भाई 1800 रुपए का नुकसान होता। तो मेरे भाई इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? टूटने से पहले 144 होगी, टूटने के बाद इसकी कीमत 16 हो जाएगी, टूटने के बाद इसकी कीमत 16 हो जाएगी, टूटने के बाद इसकी कीमत 16 हो जाएगी। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अच्छा मुझे ये बताइए कि 16 16 32 और 16 48, यानी 144 का पहले संगमरमर था, अब 48 रुपए का बिका है, तो घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे जी घाटा जो है वो 96 रुपए का हो गया है। घाटा जो है वो 96 रुपए का हो गया है, और उसने घाटा कितने का कहा है? 1800 का कहा है। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे 144 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे वास्तविक संगमरमर का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे 12 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। अगर मैं 2 से काटूं 2 नाम 18 हो जाएगा, तो 900 तिया 2700 कीमत आ रही है। बताइए यही तो होगा। अब भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या कुछ गलती है क्या इस क्वेश्चन में? 2700 होगा मेरे हिसाब से, तो इस क्वेश्चन का जवाब ही 2700 हो जाएगा। भाई संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है। भार का वर्ग ये हो गया। संगमरमर तीन टुकड़ों में टूटता है, ये तीन टुकड़ों में कौन से में टूट रहा है? 3 4 5 में टूट रहा है, यानी संगमरमर 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। यदि संगमरमर भारानुसार तीन बराबर भागों में टूट जाता, ये 12 जो है वो तीन बराबर भागों में टूट जाता, 4 4 4 में टूट जाता, तो मेरे भाई अगर 4 का वर्ग करोगे तो इसकी कीमत ये आ जाती, 4 का वर्ग करोगे तो इसकी कीमत ये आ जाती, और 4 का वर्ग करोगे तो इसकी कीमत ये आ जाती। मेरे प्यारे भाई अगर यहां 16 है, ये 16 है, ये 16 है, तो टोटल कीमत जो है वो 48 आ जाती। अब उसने जो है नुकसान कितने का दिया? 1800 रुपए का नुकसान दिया है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो है वो थोड़ा सा फर्क है मेरे भाई। ठीक है, क्या फर्क है? आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज ये करिएगा। संगमरमर की कीमत अपने भार के समानुपाती बदलती है। संगमरमर तीन टुकड़ों में टूटता है जिसमें भार का अनुपात ये है। यदि संगमरमर भारानुसार तीन बराबर भागों में टूट जाता है तो, अच्छा सही तो लिखा है, तो बेटा सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है मेरे भाई। सॉरी आज थोड़ा सा दिमाग मतलब काम नहीं किया है, सॉरी। ये तो लिखा तो है, तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। सॉरी 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 मेरे भाई, रियली सॉरी, दिल से सॉरी, है ना मेरे भाई। 3 का स्क्वायर करेंगे, इसकी कीमत 9 आ जाएगी, इसकी कीमत 16 थी, इसकी कीमत 25 हो जाएगी। उसने कहा अगर ये इसके हिसाब से टूटता तो 1800 रुपए का घाटा होता, तो 1800 रुपए का घाटा होता। तो मेरे भाई 16 और 9 25, और 25 यहां 50 रुपए का बेचा जा रहा था। यहां अगर बराबर भागों में टूटता है तो, बराबर भागों में टूटता है तो कह रहा है, यानी 2 रुपए का घाटा हो रहा है, और उसने 1800 का घाटा दिया है। सॉरी, रियली सॉरी मेरे भाई, है ना। वो तो का मीनिंग एकदम हम नहीं पढ़ पाए हैं। 1 बराबर 900, तो 12 बराबर 144 बराबर किसके हो जाएगा? 144 बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहां आ जाएंगे। 9 चौक 36 को 6 हासिल, 3 9 चौक 36, 3 39 को 9, 1,29,600 हो जाएगी। मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूं, सॉरी, रियली सॉरी, है ना। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं। ये हमने तो का मीनिंग यही नहीं, यहां नहीं निकाल पाए थे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है?
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक संगमरमर का पूरा पत्थर है, वो 3 भागों में टूटता है। एक हिस्सा उसका 3 पार्ट होता है, एक हिस्सा 4 पार्ट होता है, एक हिस्सा 5 पार्ट होता है। उसने कहा है जो उनकी कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के बराबर है। अगर टूटने से पहले मैं इस हीरे की वजन देखूं तो 5 और 4 9 और 3, क्या ये 12 यूनिट का हीरा हो रहा होगा? अब 12 यूनिट का हीरा है तो क्या टूटने से पहले इसकी कीमत 144 रुपए रही होगी? अगर टूटने के बाद इसकी कीमत देखूं तो 9 है, इसकी कीमत 16 है, इसकी कीमत 25 है। उसने यहां नुकसान नहीं दिया है, उसने एक और कंडीशन दी है। अब तक हम यही नुकसान की बात कर रहे थे, इसीलिए माइंड उस पर था मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं, उसने यहां एक और कंडीशन दी है, यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में टूटता। भाई संगमरमर है कितने का? 12 यूनिट का है। अगर 3 बराबर भागों में टूटता तो 4 ये 4 ये 4 ये हो जाता, फिर इसकी कीमत जो है 48 हो जाती। तो इसने यही लगाया है तो 1800 रुपए का नुकसान होता। यहां अगर 50 रुपए का बेचा जा रहा था, अगर इस कंडीशन में जाएंगे तो 48 का बेचा जाएगा, यानी इस कंडीशन के बाद मुझे 2 रुपए का नुकसान होता है। तो उसने कहा है 1800 रुपए का नुकसान होता है। 2 बराबर 1800 तो 1 बराबर 900। तो संगमरमर की कीमत आपसे पूछी है 1,29,600 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे भाई मुझे बताइए, अब ये कंपाउंड रेशो क्या होता है? कभी भी आप लोगों से कंपाउंड रेशो या मिश्र अनुपात पूछा जाए, जैसे आप लोगों को 3 रेशो दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3 रेशो आप लोगों को दिए हुए हैं, A/B, C/D और E/F, और आप लोगों से पूछा है कंपाउंड रेशो बताइए। क्या कोई मुझे बता सकता है कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है? मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? मिश्र अनुपात का रेशो क्या होता है? मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? गुरुजी ये 4 कैसे आया? कौन सा वाला 4? बेटा ये 3 भागों में बराबर हिस्सों में टूटा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। वो हमने पहले जो है वो गलती कर दी थी, हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, हमने इस तो का मीनिंग नहीं निकाला मेरे भाई, हमने इस तो का भी मीनिंग नहीं निकाला। वो गलती मेरी है, गलती मुझसे हुई है, और इंसान हूं मेरे भाई, हो जाती है गलती, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे मिश्र अनुपात पूछूं, कंपाउंड रेशो पूछूं, तो कंपाउंड रेशो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कंपाउंड रेशो ये कहता है न्यूमरेटर की गुणा कर लीजिए, न्यूमरेटर की गुणा कर लीजिए, अपोन में डिनोमिनेटर की गुणा कर दीजिए, न्यूमरेटर की गुणा करके अपोन में डिनोमिनेटर की गुणा कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दिया हुआ है 45/75, यहां पे गुणा कर लीजिए 3/5 की, गुणा कर लीजिए 51/68 की, और यहां पे गुणा कर लीजिए 256/81 की। सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो ये मिश्र अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिश्र अनुपात आ जाएगा मेरे भाई, मिक्स रेशो आ जाएगा, कंपाउंड रेशो आ जाएगा। अब देखिए यहां से काटिए, 5 नाम 45 होगा, 17 तिया 51 होगा, 17 चौका 68 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 चौक 16 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। बहुत बढ़िया, 9 नाम 81 होगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 64/75 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से हम लोग कल शुरुआत करेंगे, और कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, है ना। आज थोड़ा सा उस क्वेश्चन में टाइम लग गया है, लगभग 5 7 8 10 मिनट लग गई हैं, और बस वो अपनी गलती की वजह से लग रही हैं। ठीक है, एक बार उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा दोस्त। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।